अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेज़ को, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए आज का जो ये लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले जो है इसके मैं बताती हूँ आपको कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर वन है ये असल में 1914 से 1918 तक जो है ये वॉर चली थी। ठीक है, तब तक जो है ये वर्ल्ड वॉर चली जिसमें 70 मिलियन पीपल जो थे वो पूरी दुनिया के 70 मिलियन लोग जो थे वो इसमें इंक्लूडेड थे। 60 मिलियन जो यूरोपियन थे वो इसमें शामिल थे। देखिए आप कितने ज़्यादा हैं, 70 मिलियन से 60 मिलियन जो हैं वो यूरोपियन थे। तो इसलिए ये जो वॉर थी ये जो है यूरोप में लड़ी गई थी, जिसमें मेजॉरिटी जो थी वो यूरोपियंस की थी। 35 मिलियन पीपल जिसमें मिलिट्री और सिविलाइज लोग थे, सिविल लोग थे, वो इसमें मरे थे। मतलब आधे लोग जो हैं वो इसमें मर गए थे। तो इसलिए इसे जो है वो डेडली वॉर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे ग्रेट वॉर और वर्ल्ड वॉर वन भी कहा जाता है। तो ये इसकी शॉर्ट सा थोड़ा सा बैकग्राउंड था जैसे हमने थोड़ा सा जाना है। और अभी जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है इसके कॉजेज़। तो अब हम इसके कॉजेज़ की तरफ चलते हैं। तो इसके वन बाय वन हम कॉजेज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये एक ट्रिक लिखी हुई है जिसके तहत जो है आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड बनता है मेन, MAIN। M फॉर मिलिट्रिज्म, A फॉर अलायंस सिस्टम, I फॉर इम्पीरियलिज्म एंड N फॉर नेशनलिज्म। तो इस तरीके से जो है वो आप इस जो इसके कॉजेज़ हैं आपको इससे जो है वो याद कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक थी आपको बताने के लिए। तो आइए अब इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मिलिट्रिज्म। ठीक है, अब मिलिट्रिज्म में क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर जो है वो इंटर हुई थी, जब पूरा वर्ल्ड वॉर जो थी, जितने भी दुनिया के लोग थे, जो जितने भी दुनिया के जो भी ममालिक थे, जब वो इंटर हुए थे 20th सेंचुरी में, तो उनके पास क्या था कि एक उनके अंदर आर्म रेस थी। आर्म रेस क्या कि जिसके अंदर जो है वो आपके वेपन्स, उनका जो होता है कंपटीशन चलता है, वो शुरू हुआ बाय 1914 में जब ये वॉर शुरू हुई। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, जर्मनी जो था वो एक ग्रेटेस्ट इंक्रीज़ इन मिलिट्री बिल्डअप, मतलब उसके पास जो है वो मिलिट्री की काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके वेपन्स की, उनकी जितने भी मटेरियल थी उसके जो है इंक्रीजिंग, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीजिंग वाला जो ममालिक है वो माना जाता था। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों जो थे वो ग्रेटली इंक्रीज देयर नेटिव इन टाइम पर। उस टाइम पर उन्होंने जो है अपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेटिव उन्होंने अपने बढ़ाए। फर्दर क्या हुआ कि जर्मनी और रशिया जो है मखसूस तौर पर उनकी जो मिलिट्री थी वो इस्टेब्लिश हुई और उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला दूसरे पब्लिक जो है पॉलिसीज़ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि आप देखें, अब जो भी ममालिक होते हैं वो क्या करते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पावर होता है, जिनके पास ज़्यादा मिलिट्री होती है, जिनके पास ज़्यादा वेपन्स होते हैं, जो लड़ने के सलाहियत रखते हैं, वही जो हैं वो लड़ाई झगड़े में जो है वो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ममालिक ऐसा हो कि जिसके पास ज़ीरो मिलिट्री हो, ज़ीरो वेपन हो, उनके पास इतनी ताकत ना हो कि वो लड़ सके, तो वो क्या होते हैं कि वो न्यूट्रल रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर वन हुई तो उसमें क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने जो है उनके जो ममालिक हैं उनके पास क्या था कि न्यू जो वहाँ पर जो भी वेपन्स आते थे, न्यू जो भी टेक्नोलॉजीज़ आती थी, उनको जो है वो वहाँ पर यूज़ करते थे, उनको इंट्रोडक्शन करवाते थे। उन न्यूली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेपन्स को जो है वो उस वक्त वॉर के लिए यूज़ करते थे, जिसमें 85% जो है वो फ्रांस और 50% जो है वो जर्मनी जो है वो इनमें शामिल है। मतलब इनके पास इतना जो है मिलिट्री का जो है वो और वेपन्स वगैरह की जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सरमायाकारी थी। ठीक है, इसमें जो है इतने जो है काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी जो मेल हैं, उन्होंने जो है मिलिट्री में सर्व किए, जिनमें फ्रांस और जर्मनी के लोग थे। ठीक है, इनमें जो है इनमें एक जो स्टैंडिंग आर्मी इंक्रीज़ हुई, जिस तरह 1870 से लेकर 1814 तक। ठीक है, इंक्रीज़ इन मिलिट्री। तो देखें यहाँ पर जो है इनकी जो
मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई और आपको पता है कि जब मिलिट्री होती है, जब वेपन्स होते हैं, उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, उनके लिए स्पेंडिंग भी करनी होती है। तो उनके पास उस वक्त जो है 94 से लेके 394 मिलियन यूरो जो है उस वक्त स्पेंड हो चुके थे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये चीज़ें होना शुरू हुई तो इसने जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला और यही कॉज बना वर्ल्ड वॉर 1 का, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी न्यूली जो है वो इंट्रोडक्शन करवाए, अपने उन्होंने पैसे खर्च किए, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस तरह पूरा जो दुनिया है वो इस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हो गई और इसी तरीके से जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसका जो है ये जो पीरियड है वो शुरू हुआ। तो आई होप आपको जो ये मिलिट्रिज्म है आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो है अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम को हम म्यूचुअल डिफेंस अलायंस सिस्टम भी कहते हैं। तो जिसमें क्या होता था कि पूरे यूरोप के अंदर जो है वो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो होती थी वो शुरू हो गई। ठीक है, वो बननी शुरू हो गई। ठीक है, इनमें क्या होता था कि लोग जो हैं वो जो कंट्रीज़ हैं आपस में मिलकर जो है वो एक दूसरे के साथ अलायंसेस बनाती थी और उन अलायंसेस का मतलब ये था कि अगर कोई कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है तो फिर वो जो अलायंस वाले जो उनके साथ जो अलायंस वाले कंट्रीज़ हैं वो उनको डिफेंड करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अलायंस सिस्टम बननी जो है वो शुरू हुई। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी हैं वो ट्रिपल इंटेंट और ट्रिपल अलायंस जो है इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। ट्रिपल इंटेंट के अंदर रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन आ गए और ट्रिपल अलायंस के अंदर इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया आ गई। ठीक, अब ये सारी कंट्रीज होती हैं आपस में इनका म्यूचुअल अलायंस था और ये इंडिविजुअल इनका ये जो मैंने आपको बताया कि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो ट्रिपल इंटेंट में थे। इस तरीके से इटली, जर्मनी और रशिया, ऑस्ट्रिया हंगेरी जो है वो एक जगह पे थे ट्रिपल अलायंस में। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो आपस में इंटेंट इनके बने हुए थे, अलायंसेस बनी हुई थी, ये इनके अलावा भी जो है इंडिविजुअली दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है ये अलायंस सिस्टम अपना बनाती थी। ठीक है, ये आप याद रखें कि ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं मुखलिस होती थी बल्कि ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ भी ये इंडिविजुअली जो है म्यूचुअल अलायंस सिस्टम जो है वो बनाती थी। तो ये जो है ये बहुत बड़ा कॉज जो है बना था वर्ल्ड वॉर 1 का। अब वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन जो था उसने जो है वो तो था किसके लिए, ट्रिपल इंटेंट में था जो रशिया और फ्रांस के साथ था, लेकिन उसने अपने इंडिविजुअल जो है वो जापान के साथ अलायंस बनाई, फिर उसने यूएस के साथ बनाई। इस तरीके से उसने जो है दूसरे मुल्कों के साथ भी अलायंस बनाई। ट्रिपल इंटेंट की बात करें तो ऑस्ट्रिया हंगेरी है, उन्होंने जो है वो ऑटोमन एम्पायर के साथ पहले बनाई अलायंस, फिर उन्होंने उसके साथ जो है दूसरी जो है अलायंसेस उनके साथ बनाई। अब इससे क्या हुआ कि आप देखें कि जब एक कंट्री या दूसरी दो कंट्रीज़ हैं जब उनकी आपस के अंदर वॉर हो रही है तो उनके जो दोस्त होंगे, जो उनके अलायंस होंगे, वो क्या होंगे कि वो उनको डिफेंड करेंगे। मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आम आम अगर मैं लोगों की बात करूँ कि एक अगर दो लोग आपस में लड़ जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो कुछ तो जो इनका दोस्त होगा उनके भी कुछ ग्रुप होंगे फ्रेंड, जो दूसरा पार्टनर होगा जो दोनों के आपस में होगी, दोनों के जो है आपस में ग्रुप होंगे, उनके काफ़ी दोस्त होंगे। जब वो आपस में लड़ जाएंगे तो क्या होगा कि उनके दोनों के जो ग्रुप होंगे वो भी उनको डिफेंड करेंगे एक दूसरे को, और फिर क्या होगा इस तरह ग्रुप की जो है मतलब दो इंडिविजुअल से लेकर जो है वो ग्रुप लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी यही होता था कि पहले जो था वो अलायंसेस बनते थे। अलायंसेस के साथ क्या होता था कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करता था तो फिर जो दूसरे जो से उसके अलायंस के साथ थे तो वो भी उनके अंदर जो है इंक्लूड हो जाते थे, वो उनके ऊपर वॉर करते थे। इस तरीके से होता था कि पूरा जो मुल्क है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ, इस तरह जो है वो शुरू हो गया, इंक्लूड हो गया वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। ठीक है, इसी अलायंस के अंदर मैं अगर आपको समझाऊं तो मैं ये आपको आगे चल के डिटेल में समझाऊंगी कि एक फर्डिनेंड जो है फर्डिनेंड नाम का एक बंदा था जो ऑस्ट्रिया का प्रिंस था, शहज़ादा था। वो उसको जो है वो मार दिया गया। किसने मारा? सर्बिया के कुछ लोगों ने मारा। तो ये मैं आपको जो डिटेल में आगे चल के बताऊंगी, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन देके आपको आगे चल के बताती हूँ कि जब ये आपस में इनका शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने जो है वो अटैक कर दिया किस पर, सर्बिया के ऊपर। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर जब अटैक किया तो सर्बिया को जो सपोर्ट कर रहा था वो था रशिया। तो रशिया ने क्या किया, सर्बिया को सपोर्ट किया और जर्मनी ने जो है वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया। अब दोनों की क्या थी, अलायंस थी। ऑस्ट्रिया को किसने किया, जर्मनी ने। इस तरीके से सर्बिया को जो है वो रशिया ने किया। लेकिन रशिया को जो है वो फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा था, यूके भी कर रहा था, इटली भी कर रहा था। इस तरीके से ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी तो कर रहा था, लेकिन जर्मनी को जो है वो दूसरे ममालिक भी, इस तरीके से जापान और जो दूसरे हैं ऑटोमन एम्पायर, ये भी उससे जो है वो सिस्टम कर रहे थे, उनको डिफेंड कर रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से है जो मुल्क हैं वो एक दूसरे के
इस लड़ाई के अंदर जो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और जो है ये इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये अलायंस सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेडली जो है वो करार दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से जो है काफ़ी जो है वो जो है लोग जो थे वो और जो कंट्रीज थी वो इन्वॉल्व हुई। फिर इस तरीके से जो है वो वर्ल्ड वॉर जो वन जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो कॉज था ये बहुत बड़ा कॉज था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुआ करती थी। तो इस अलायंस सिस्टम बनने से जो है वो वर्ल्ड वॉर वन की जो है बुनियाद वो रखी गई। वैसे तो आप देख रहे थे कि ये सिर्फ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की लड़ाई थी, इनके ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लड़ाई थी जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में थी। लेकिन ये अगर इन दोनों के बीच में रहती, अगर अलायंस सिस्टम ना होता तो क्या होता कि ये कहीं ना कहीं हद तक कोई इसमें इन्वॉल्व होकर इन दोनों को सेटल करवाकर ये वॉर को एंड कर सकता था। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। जो कंट्रीज़ इन दोनों को आप सपोर्ट करती थी उन्होंने वो भी इनके अंदर आप शामिल हुई, उन्होंने भी एक दूसरे के ऊपर अटैक किए। इस तरीके से जब एक दूसरे के ऊपर अटैक हुआ तो ये पूरे अटैक जो है पूरी दुनिया के अंदर फैल गए और फिर ये जो है वर्ल्ड वॉर वन जो है वो शुरू हो गई। तो ये जो है ये इसका वर्ल्ड वॉर ये अलायंस सिस्टम का जो है कॉज मैंने आपको बताया है, जो मैंने बहुत डिटेल में बताया, आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं इम्पीरियलिज़म। अब इम्पीरियलिज़म जो है उसको कैपिटलिज़म भी कहा जाता है। ठीक, इम्पीरियलिज़म और कैपिटलिज़म जो है वो दोनों सेम है। इम्पीरियलिज़म को कैपिटलिज़म और कैपिटलिज़म को इम्पीरियलिज़म भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब किसी कंट्री के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा दौलत आ जाती है और उनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है और वो किसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू जो है उनके पास आ जाता है, और उसके बाद जो है उनके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दौलत हो जाती है और वो उसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं कि उनको मार्केट चाहिए होती है कि जहाँ वो अपने सामान की जो है ख़रीदो फरोख्त करें, वहाँ जाके उनको सेल और सेल आउट करें, कुछ बाय करें। तो इनसे क्या होता है, ये क्या करना चाहते हैं कि ये कारोबार करके जो है बिज़नेस करके जो है अपना जो है वो और ज़्यादा दौलत जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो हम इम्पीरियलिज़म या कैपिटलिज़म कहते हैं कि जब कोई कंट्री जो है अपना पावर इंक्रीज़ करने के लिए और अपनी वेल्थ को जो है क्या कहते हैं कि इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो अपनी जो है टेरिटरी को जो है वो बढ़ा देती है और वो जो दूसरों से जो है वो आपस में जो है कनेक्शन कर लेती है और उनके साथ जो है ये बिज़नेस शुरू करती है, तो उसे हम इम्पीरियलिज़म कहते हैं। यहाँ पर एक जो है दिया गया है एग्जांपल कि बिफोर वर्ल्ड वॉर वन अफ्रीका जो है जो पार्ट था और जो एशिया के कुछ पार्ट थे, उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है अपनी कॉन्टिनेंशन जो है वो शुरू कर दी। और इससे क्या हुआ कि वो क्या कहना चाहते थे कि स्पेशली उनके लिए ये था कि रॉ मटेरियल जो है वहाँ पर उन एरियाज़ को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने जो अपनी कॉलोनाइजेशन शुरू की। ठीक है, यहाँ पर एक यूके की जो है एक दी गई है कि यूके जो है, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा तो नहीं लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, यूके जो है वो दुनिया का ऐसा उस वक्त पावर था कि जिसके पास इतना दौलत थी, इतना पैसा था जो उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू उसको मिला था। तो वो कुछ मार्केट चाहता था कि जिससे वो क्या कर सके, अपने उस पावर, अपनी उस जो टेरिटरी है उसको इंक्रीज़ कर सके, उसको ज़्यादा पैसा मिल सके। तो इस तरह क्या हुआ कि वर्ल्ड पावर जो थे उनको जो है उसके अंदर क्या हुआ कि उनमें कंपटीशन शुरू हुआ। ठीक है, दुनिया को क्या हुआ कि अपनी कॉलोनी, ये चाहता था कि मैं दुनिया को अपनी कॉलोनी बना लूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, यूके ने इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बनाई। फिर फ्रांस ने भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा, फ्रांस का भी हाथ है कि फ्रांस ने भी, उसके पास बहुत पैसा होता था और जर्मनी के पास भी। तो इन तीनों ने मिलकर जो है वो कॉलोनाइजेशन जो है वो शुरू की, दुनिया को अपना कॉलोनी बनानी शुरू की। कंट्रीज़ के अंदर जाकर ये वहाँ पर सरमायाकारी करते थे, बाय और जो है कुछ बाय करते थे, कुछ सोल्ड आउट करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू की। तो ये इससे क्या कहते हैं, इम्पीरियलिज़म। तो जब ये उन्होंने शुरू की तो उससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में जो कंपटीशन शुरू हो गया। जैसे ही कॉलोनीज़ बनी उनमें रिवोल्ट होने शुरू हो गए, जिसके तहत जो है रिवोल्ट हुए तो अलायंस सिस्टम आने शुरू हुए। अलायंस सिस्टम जब आने शुरू हुए तो लोगों ने अलायंस बनाए और इस तरीके से क्या हुआ कि जब अलायंस बने तो फिर जो है आपको पता है कि अलायंस बनने से क्या होता है कि फिर जो है सारी दुनिया जो है वो इंक्लूड हो जाती है वर्ल्ड वॉर में। तो इस तरीके से एम्पेरियलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसने भी अहम किरदार अदा किया वर्ल्ड वॉर वन के अंदर उसको जो है शुरू करने के लिए। तो एम्पेरियलिज्म हम जो है बेसिकली इसे कहते हैं कि जब कोई कंट्री जो है अपनी जो है दौलत को बढ़ाने के लिए और इस लालच में कि वो दूसरी भी चीज़ों को ले, इससे क्या करती है कि वो अपना जो है मार्केटिंग शुरू करती है और वो जो दूसरी ममालिक को अपने जो है काबू में रहना चाहती है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें कंपटीशन शुरू होता है पूरी दुनिया में कंपटीशन शुरू होने के बाद रिवॉल्ट शुरू होते हैं, फिर अलायंसेस बनती हैं उन कंट्रीज़ के अंदर और फिर जो है वो वर्ल्ड वॉर वन की तरफ जो है ये सारा सिस्टम जो है वो जा पहुँचता है। तो ये था थर्ड इसका। नेक्स्ट पे हम आते हैं इसके नेशनलिज़म पे। अब हम आते हैं नेशनलिज़म के ऊपर।
अब आपको मैं यहाँ पर बताती चलूँ, सबसे पहले मैं नेशनलिज़्म को जो है डिटेल में आपको साथ अब डिस्कस करने लगती हूँ। नेशनलिज़्म असल में क्या होता है कि जब कोई इंसान, जब कोई वहाँ के लोग किसी नेशन के, जब वो मोर पेट्रियाटिक हो जाएं, जब उनमें पेट्रियाटिज़्म बढ़ जाए, तो उस चीज़ को हम नेशनलिज़्म कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है किसी भी चीज़ के लिए। और यही जो चीज़ है नेशनलिज़्म, ये जो है कॉज बना वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, अब आप देखें, जब कोई कंट्री जो है के लोग जो हैं, जब वो कितने भी ज़्यादा जो हैं पेट्रोटिज़म होते हैं, जब वो पेट्रोटिक होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तानी, अगर हम पेट्रोटिक है तो हम कहेंगे भाई मेरा पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान में ये है, मेरे पाकिस्तान में वो है, मैं जो है मेरा पाकिस्तान सबसे बड़ा है और उसके अलावा तो इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। तो जब पेट्रोटिक बंदा होता है तो वो इस तरह की बातें करता है, और दूसरे जो भी ममालिक होते हैं, दूसरे जो भी लोग होते हैं, उनको क्या करता है कि उनको हकीर समझता है, उन्हें छोटा समझता है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर लेकर जाती है। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ हिटलर का, तो हिटलर जो है वो कहता था कि भाई जर्मनी की जो पॉपुलेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो बड़ी है, मतलब वो इतनी सुपीरियर, इतनी सुपीरियर, इतनी प्रोमिनेंट है कि उसके आगे दुनिया की कोई चीज़ जो है वो, उसके आगे कोई भी ममालिक जो है वो कोई इसके आगे नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, तो वो इस वजह से क्या हुआ कि वो हॉलोकॉस्ट गया, वहाँ जाके उसने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जूरियों को जो है मारा, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने जो है वो चाहता था कि मुझे जो है ना सुपीरियरिटी मिले, मतलब मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करूँ, पूरी दुनिया मेरे अंडर में हो। तो वो जगह जगह जाके अपनी जो इस पेट्रोटिक जो है इसको जो होम, मतलब ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस था। इससे क्या हुआ कि इसने जो है वो करना चाहा, कंट्रीज़ को अपने जो है काबू में लेना चाहा, और दूसरी कंट्रीज़ पे क्या करना चाहा, उनके ऊपर वॉर जो है करना चाहिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये फेल हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि नेशनलिज्म जो है कितना ख़तरनाक है, और ये किसी भी वर्ल्ड वॉर के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद एक और मेन कॉज जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगी, वो था फर्डिनेंड, फर्डिनेंड जो था, उसका जो है इसमें जो है जिसको बोलते हैं फ्रांस फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया का जो है, ऑस्ट्रिया हंगेरी का जो है वो प्रिंस था, उसके ऊपर जो है अचानक से जो उसे कत्ल कर दिया गया। अब इन जून 1914 में क्या हुआ कि सर्बियन नेशनलिस्ट टेररिस्ट था, एक ग्रुप था जिसका नाम था ब्लैक हैंड, वो ग्रुप जो है वो भेजा गया ख़ास जो है उस जो एफ फर्डिनेंड्स जो है उसके कत्ल के लिए। तो उनका जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो तो फेल हो गया, ठीक है, लेकिन जो सेकंड अटैम्प्ट था उनका, जिसका नाम था ग्रेवला प्रिंसिप, उसने जो है उसकी वाइफ और उसे जो है कत्ल कर दिया। और उसके बाद जो है बोस्निया में जो है और जो पार्ट था ऑस्ट्रिया हंगेरी का, वहाँ पर, तो ये जो क्लेम था ये सारा गया ऑस्ट्रिया हंगेरी के ऊपर, सॉरी वो गया सर्बिया के ऊपर। तो इस वजह से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगेरी ने जो है वो सर्बिया के ऊपर अटैक किया, और फिर जो मैंने अलायंस सिस्टम आपको बताया था कि जिस तरह ऑस्ट्रिया हंगेरी जो है वो सर्बिया के ऊपर अटैक किया, और सर्बिया को जो है वो रशिया जो है सपोर्ट करा था, और ऑस्ट्रिया हंगेरी को जो है वो जर्मन सपोर्ट करा, तो इस तरीके से उनको भी दूसरे सिस्टम जो है वो सपोर्ट करा, तो इस तरीके से जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है ये सारे सिस्टम जो है वो आ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है इसकी जो कत्ल है एफ फर्डिनेंड की, इसकी जो कत्ल है ये बहुत बड़ा जो है वो एक कॉज है वर्ल्ड वॉर 1 का। तो ये मैंने आज आपको कुछ वर्ल्ड वॉर 1 के जो है कॉजेज़ बताए हैं, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको ये समझाया है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए मुझे इतने इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।